जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज का ये 14वां पार्ट है। और दोस्तों, जो हमारे आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो पटवारी हो, पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, या जो भी यूके एसएससी, यूके पीएससी के जितने भी जो भी एग्जाम हैं, उनके लिए जो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें लिया जा रहा है और इससे आपको आपकी तैयारी का पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हनुमान गंगा परियोजना किस जनपद में है। तो दोस्तों, जो हनुमान गंगा परियोजना है आपके कहाँ पे है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यमुनोत्री में से। अगर प्रॉपर पूछे गंगोत्री यमुनोत्री के हिसाब से, तो दोस्तों यमुनोत्री में क्या है, ये हनुमान गंगा परियोजना स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमार वंश का विलासी राजा किसे कहा जाता है। जो परमार वंश का विलासी राजा है, तो दोस्तों जो परमार वंश का विलासी राजा है वो कहा जाता था किसको, पराक्रम शाह को। और जो पराक्रम शाह थे वो कौन था, प्रद्युम्न शाह का भाई था। ठीक है, किसका भाई था, प्रद्युम्न शाह का भाई था। परमार वंश का विलासी राजा पराक्रम शाह। और चंद वंश का अगर विलासी राजा पूछा जाए तो कौन है, वीणा चंद को क्या कहते हैं, चंद वंश का विलासी राजा कहा जाता है। ठीक है। तो जो ये पराक्रम शाह था, इसके जो अत्याचार थे, एक अत्याचारी शासक भी, परमार वंश का अत्याचारी शासक भी पराक्रम शाह को कहा जाता है। और इसके अत्याचारों को मोलाराम ने गढ़ गीता संग्राम, किसमें, गढ़ गीता संग्राम में क्या किया है, पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन किया है। और इतिहासकारों का मानना है कि पराक्रम शाह के कारण ही क्या हुआ, प्रद्युम्न शाह का विनाश हुआ। अगला क्वेश्चन, किसाऊ बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है। दोस्तों जो किसाऊ बांध परियोजना है कितने की है, 600 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है। और कहाँ पे, किस जनपद में स्थित है, अगर पूछा जाए किसाऊ बांध परियोजना, तो देहरादून जनपद में स्थित है। कहाँ पे, देहरादून जनपद में स्थित है किसाऊ बांध परियोजना। और अगर पूछा जाए किस नदी पे स्थित है, तो दोस्तों टोंस नदी पे स्थित है। कौन सी, किसाऊ बांध परियोजना 600 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पहला राष्ट्रीय जुड़वा विरासत शहर का खिताब दिया गया, यानी जुड़वा राष्ट्रीय जुड़वा विरासत शहर का खिताब किन दो शहरों को दिया गया। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जो पहला राष्ट्रीय जुड़वा विरासत शहर का खिताब दिया गया, वो दिया गया हरिद्वार और ऋषिकेश को। किसको दिया गया, हरिद्वार ऋषिकेश को दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालिनी देवी मंदिर स्थित है। जो बालिनी देवी मंदिर है, बालिनी देवी मंदिर किस स्थान पे स्थित है, तो दोस्तों चक्राता में क्या है, जो चक्राता देहरादून है वहां पे क्या है, बालिनी देवी का मंदिर स्थित है। और अगर इसके अलावा जो चक्राता में है, चिंताहरण महादेव मंदिर, या बुधेर टॉप या बुधेर टिब्बा, ठीक है, रामताल गार्डन, ठीक है, रामताल गार्डन, ये सारी जगह कहाँ पे हैं, आपके चक्राता में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रामायण उत्सव किस गांव से संबंधित है, यानी जो प्रसिद्ध कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस गांव का रामायण उत्सव प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखना, सलूर जो डुंगरी गांव है, सलूर डुंगरी गांव का जो क्या है रामायण उत्सव है, वो क्या है, एक विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। कहाँ का, सलूर डुंगरी गांव का। और अगर पूछा जाए कि जो रामायण उत्सव है किस माह में मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना अप्रैल माह में मुख्य रूप से क्या होता है, जो रामायण उत्सव होता है वो मनाया जाता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कितने दिन का होता है, तो 11 से 13 दिन का क्या मनाया जाता है, ये रामायण उत्सव मनाया जाता है। और इस रामायण उत्सव में 18 मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। कितने मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, तो 18 मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकलता है वो है कि रामायण उत्सव को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया, इस रामायण उत्सव को क्या किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून क्लॉक टावर की ऊंचाई है, जो देहरादून क्लॉक टावर है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों जो देहरादून क्लॉक टावर है उसकी ऊंचाई है 85 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 85 मीटर है। और जो देहरादून का क्लॉक टावर है, इसकी जो नींव रखी गई थी वो 24 जुलाई 1948 को रखी गई थी। कब रखी गई थी, 24 जुलाई 1948 को रखी गई थी। ठीक है। या अगर पूछा जाए कि देहरादून क्लॉक टावर का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों बलवीर टावर के नाम से जाना जाता था। बलवीर टावर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। जो बलवीर टावर है उसके नाम से जाना जाता था देहरादून के क्लॉक टावर को, जिसकी ऊंचाई कितनी बताई मैंने, 85 मीटर। अगला क्वेश्चन,
गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार किस निर्णायक युद्ध के पश्चात हुआ था? जो गोरखाओं का कुमाऊं पर सर्वप्रथम जो अधिकार हुआ था, कौन सा निर्णायक युद्ध था? तो दोस्तों याद रखना, हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में हुआ था। किस में हुआ था? हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के पश्चात ही गोरखाओं का क्या हुआ था? कुमाऊं पर अधिकार हुआ था। और कब हुआ था ये युद्ध? 1790 में हुआ था। कुमाऊं का राजा कौन था? मोहनचंद था। ठीक है, मोहनचंद क्या था? कुमाऊं का राजा था। और इस हवाला बाग निर्णायक युद्ध के पश्चात गोरखाओं ने क्या किया कर दिया था? अल्मोड़ा के किले पर कब्जा कर दिया था। अल्मोड़ा के किले पर कब्जा कर दिया था। और उत्तराखंड में इन गोरखाओं के आगमन को यमराज के आगमन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? यमराज के आगमन के नाम से जाना जाता है, इनके अत्याचारों के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा किसने दिया था? जो हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा दिया था दोस्तों याद रखना, वो दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। और ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ही थे जिन्होंने चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था। जिन्होंने क्या किया था? जो चिपको आंदोलन है, उस चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही किया था। ठीक है, या वृक्ष मित्र के नाम से अगर पूछा जाए कि वृक्ष मित्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो दोस्तों वृक्ष मित्र के नाम से भी किसको जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाना जाता है। और 1887 में, कब? 1887 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृक्ष मित्र के नाम से किसको जाना जाता है और सुंदरलाल बहुगुणा जी को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1987 में सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? जो कुमाऊं इतिहास का क्या है? रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो पुरुषोत्तम पंत थे, पुरुषोत्तम पंत को क्या कहा जाता है? कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। और जो पुरुषोत्तम पंत था वो था कौन? तो रुद्रचंद्र का सेनापति था। कौन था? रुद्रचंद्र का सेनापति था। रुद्रचंद्र का सेनापति कौन था? पुरुषोत्तम पंत था। ठीक है, और जो ये पुरुषोत्तम पंत था, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों ग्वालदम के युद्ध के पश्चात हुई थी। ग्वालदम युद्ध के पश्चात पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हुई थी। ठीक है, वो पश्चात नहीं, ग्वालदम के युद्ध में हुई थी। और जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था 1581 में हुआ था। कब हुआ था? 1581 में हुआ था। और इसी ग्वालदम के युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से किसको जाना जाता है? जो मिनी जिम कॉर्बेट कहा जाता है, मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों ये अलग अलग क्वेश्चन है। जो मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है ठाकुर दत्त जोशी को। कहाँ पे? ठाकुर दत्त जोशी को क्या जाना जाता है? मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ठाकुर दत्त जोशी, मिनी जिम कॉर्बेट ठाकुर दत्त जोशी का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों याद रखना, नैनीताल जनपद से है। किससे है? नैनीताल जनपद से है। ठीक है, या इसके दूसरा क्वेश्चन इसी के समान, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं के नाम से किसको जाना जाता? ठीक है, जाना जाता है तो जो दुर्गा चरण काला जी थे, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनकी प्रमुख रचना भी है जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस स्थान को समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? ठीक है, पहली चीज क्या कहा गया है? समग्र पापों का विनाशक। और किस में? महाभारत में। तो क्वेश्चन बन रहा है कि महाभारत में किस स्थान को समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो दोस्तों याद रखना, देवप्रयाग को समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। ये वही देवप्रयाग है जहां कौवे नहीं पाए जाते हैं। इंद्र ने तपस्या की थी, महर्षि जी से उसकी अस्थियां मांगी थी। जगतपाल का क्या होता है? यहाँ से अभिलेख प्राप्त होता है। माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधू, अब उसका नाम याद नहीं है, मुथराबाई रानी कुछ था, कि उनका क्या होता है? यहाँ से अभिलेख शिलालेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी देवप्रयाग से जुड़े हुए ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन, वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक हैं। जो वैली ऑफ दून पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो दोस्तों A.R. गिल क्या हैं? वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक हैं A.R. गिल। अगला क्वेश्चन, द्वि व त्रिलिपि सिक्के किस वंश के प्राप्त हुए? जो द्वि और त्रिलिपीय सिक्के प्राप्त हुए हैं वो किस वंश के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यौदेय वंश के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो द्वि और त्रिलिपीय सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके? यौदेय वंश के। और अगर पूछा जाए कि यौदेय वंश की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं, तो जो जौनसार क्षेत्र है, जौनसार भावर क्षेत्र से। ठीक है, और कालो डांडा से क्या हुई हैं?
आपके यौदेय वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो यौदेय वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं इन पे किसका अंकन मिलता है? शूलधारी कार्तिकेय का। किसका? शूलधारी कार्तिकेय का अंकन मिलता है। या क्वेश्चन बन सकता है कि शूलधारी कार्तिकेय का अंकन किस वंश के सिक्कों पे मिलता है? तो फिर यौदेय वंश के सिक्कों से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देहरादून की सीमा कितने जनपदों को स्पर्श करती है? जो देहरादून की सीमा है अन्य कितने जनपदों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों 4 जनपदों को स्पर्श करती है। कौन सी? देहरादून की सीमा। और वो 4 जनपद कौन कौन से हैं? एक तो हो गए हरिद्वार, ठीक है, दूसरा उत्तरकाशी, अगला टिहरी और इसके पश्चात पौड़ी। तो दोस्तों इन 4 जनपदों को ये पूछ सकता है, सपोज कि यहीं पे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से देहरादून की सीमा किसको स्पर्श नहीं करती है, और यहां पर इन चारों में से एक जनपद को अलग दे देगा। तो इसलिए हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी की सीमा को क्या करता है? देहरादून जनपद स्पर्श करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षीर सागर के नाम से किस ताल को जाना जाता है? जो क्षीर सागर कहा जाता है किस ताल को कहा जाता है? तो दोस्तों सतोपंथ ताल को क्या कहा जाता है? क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। और 3 कोनों वाला क्या है? ये सतोपंथ ताल है। और प्राचीन मान्यता के अनुसार इन जो 3 कोनों वाला ये ताल है सतोपंथ ताल, इसके तीनों कोनों पर बैठकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने क्या की थी? तपस्या की थी। ठीक है, इसके तीनों कोनों पर बैठकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने क्या की थी? तपस्या की थी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, गढ़ नरेशों के युवराज कहलाते थे। जो गढ़ नरेश थे उन गढ़ नरेशों के युवराजों को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों याद रखना, जो टीका कहलाते थे गढ़ नरेशों के युवराज। ठीक है, टीका या कुमार दोनों में से एक चीज होगा। तो टीका या कुमार के जो गढ़ नरेशों के युवराज थे वो टीका या कुमार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टोवेल प्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जो स्टोवेल प्रेस थी उस स्टोवेल प्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों दुगड्डा में क्या की गई थी? इस स्टोवेल प्रेस की स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए कि स्टोवेल या स्टोवेल प्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1915 में की गई थी दुगड्डा में। ठीक है, और इस दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? धनीराम मिश्र को दिया जाता है, जिन्हें द्वार देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह ने यहां पे की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहां पे जिससे संबंधित जितने फैक्ट याद आएंगे उतने बताता चलूंगा। अगला क्वेश्चन है, समय विनोद के संपादक थे। जो समय विनोद पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तो दोस्तों जयदत्त जोशी क्या थे? समय विनोद के संपादक थे। और याद रखना, राज्य का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र, राज्य का पहला हिंदी जो समाचार पत्र था वो कौन था? तो दोस्तों वो कौन था? समय विनोद था। राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र समय विनोद था। और इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 1868 में किया गया था। कब किया गया था? 1868 में। और अगर पूछा जाए कि समय विनोद का संपादन कहां से किया गया था, तो दोस्तों नैनीताल जनपद से किया गया था। कहां से किया गया था? नैनीताल जनपद से। तो एक सिंपल भाषा में देख लो, जो राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है वो समय विनोद था, जिसका प्रकाशन किसने किया था? जयदत्त जोशी ने किया था नैनीताल से 1868 में। एक लाइन में इतना समझ लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खेट पर्वत अनशन कब हुआ था? जो खेट पर्वत अनशन था वो कब हुआ था? तो दोस्तों 1996 में क्या हुआ था? खेट पर्वत अनशन हुआ था, जनवरी 1994 में। ठीक है, और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेट पर्वत अनशन कितने दिनों का हुआ था, तो दोस्तों 32 दिनों का क्या हुआ था? जो खेट पर्वत अनशन है ये 32 दिनों का हुआ था। ठीक है, खेट पर्वत कहां पे है? आपके टिहरी में है। ठीक है, या क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि परियों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों खेट पर्वत को क्या कहा जाता है? परियों का देश भी कहा जाता है। किसको? खेट पर्वत को। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को, ऑफिशियल 20 क्वेश्चन, और अगर आप सारे पॉइंटों को कवर करें तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों को कवर किया। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।